Hello everyone, myself Nikita Gupta, MSc first semester microbiology and my seminar topic is mitochondria. इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कंटेंट में है इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, हिस्टोरिकल, साइज, शेप, नंबर, स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, केमिकल कंपोजिशंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, देन रेफरेंस। इसमें देखेंगे इंट्रोडक्शन। माइटोकॉन्ड्रिया छोटे फिलामेंटस बॉडीज होते हैं जिन्हें सेल का पावर हाउस कहते हैं। ये सेल्यूलर रेस्पिरेशन से जुड़े हुए होते हैं और एनर्जी के सोर्स होते हैं। डेफिनेशन। माइटोकॉन्ड्रिया एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स है जो अधिकांश यूकेरियोटिक ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं। कुछ मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में और कुछ सेल्स में इनकी कमी हो सकती है। एग्जाम्पल के लिए रेड ब्लड सेल्स एंड मैच्योर मैमेलियन। हिस्टोरिकल। इसमें सबसे पहले 1850 में कोलिकर ने पहली बार माइटोकॉन्ड्रिया को स्ट्रेटेड मसल्स में ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर के रूप में देखा था। 1882 में फ्लेमिंग ने कई कोशिकाओं में थ्रेड लाइक बॉडीज या धागेनुमा बॉडीज का प्रदर्शन किया और उन्हें फ्लिया नाम दिया। 1898 में बेंडा ने क्रिस्टल वायलेट स्टेनिंग टेक्निक विकसित की और इस स्ट्रक्चर को माइटोकॉन्ड्रिया कहा। अब हम इसका साइज देखते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की औसत लंबाई 3 से 4 माइक्रोन और इनका डायमीटर 0.5 से 1.0 माइक्रोन होता है। मसल्स में अधिकांश माइटोकॉन्ड्रिया 2 से 3 माइक्रोन लंबे होते हैं। शेप। माइटोकॉन्ड्रिया लगभग सभी यूकेरियोटिक ऑर्गेनिज्म की कोशिकाओं में पाए जाने वाला ओवल शेप का ऑर्गेनील है। यह केमिकल रिएक्शंस की एक सीरीज के माध्यम से सेल्स के लिए एनर्जी एटीपी के रूप में जाना जाता है। नंबर। विभिन्न प्रकार की सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या डिफरेंट होती है। यह एक विशेष प्रकार के सेल के लिए काफ़ी स्थिर होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया सभी सेल्स में प्रेजेंट होते हैं जो एयरोबिक रूप से श्वसन करते हैं। ये बैक्टीरिया में एब्सेंट होते हैं जहाँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन में रेस्पिरेटरी एंजाइम होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या कोशिकाओं की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ पर निर्भर करती है। स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। इसमें हम देखेंगे आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, इंटरस्पेस मेम्ब्रेन, क्रिस्टी, मैट्रिक्स एसेट्रा। तो सबसे पहले देखेंगे आउटर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन में यह एक स्मूथ होता है और समान मात्रा में फास्फोलिपिड और प्रोटीन से बना हुआ होता है। इसमें बड़ी संख्या में स्पेशल प्रोटीन्स होती हैं जिसे पोरिन्स कहते हैं। पोरिन्स इंटरनल मेम्ब्रेन प्रोटीन के होते हैं और ये मॉलिक्यूल्स के आने जाने को अलाउ करते हैं जो 5000 डाल्टन या उससे कम वजन के होते हैं। आउटर मेम्ब्रेन पोषक तत्व के अणुओं, आयनों, ऊर्जा अणुओं जैसे एटीपी, एडीपी मॉलिक्यूल के लिए फ्रीली परमिएबल होते हैं। इनर मेम्ब्रेन। माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन संरचना में अधिक कॉम्प्लेक्स होती है। इसे कई बार कई तहों में फोल्ड किया जाता है और इसे क्रिस्टी कहते हैं। यह फोल्डिंग ऑर्गेनील के अंदर सतह क्षेत्र को बढ़ाने में मदद करता है। इनर मेम्ब्रेन के क्रिस्टी और प्रोटीन एटीपी मॉलिक्यूल के प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में विभिन्न प्रकार के केमिकल रिएक्शंस होते हैं। आउटर मेम्ब्रेन के अपोजिट इनर मेम्ब्रेन स्ट्रिक्टली परमिएबल है। यह केवल ऑक्सीजन एटीपी के लिए ही परमिएबल है और यह झिल्ली में मेटाबोलाइट्स के ट्रांसफ़र को रेगुलर करने में भी मदद करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। इसमें हम देखेंगे आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, इंटरस्पेस मेम्ब्रेन, क्रिस्टी, मैट्रिक्स एसेट्रा। तो सबसे पहले देखेंगे आउटर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन में यह एक स्मूथ होता है और समान मात्रा में फास्फोलिपिड और प्रोटीन से बना हुआ होता है। इसमें बड़ी संख्या में स्पेशल प्रोटीन्स होती हैं जिसे पोरिन्स कहते हैं। पोरिन्स इंटरनल मेम्ब्रेन प्रोटीन के होते हैं
और ये मॉलिक्यूल्स के आने जाने को अलाउ करते हैं, जो 5000 डाल्टन या उससे कम वजन के होते हैं। आउटर मेम्ब्रेन पोषक तत्व के अणुओं, आयनों, ऊर्जा अणुओं जैसे एटीपी, एडीपी मॉलिक्यूल के लिए फ्रीली परमिएबल होते हैं। इनर मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन संरचना में अधिक कॉम्प्लेक्स होती है। इसे कई बार कई तहों में फोल्ड किया जाता है और इसे क्रिस्टी कहते हैं। यह फोल्डिंग ऑर्गेनील के अंदर सतह क्षेत्र को बढ़ाने में मदद करता है। इनर मेम्ब्रेन के क्रिस्टी और प्रोटीन एटीपी मॉलिक्यूल के प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में विभिन्न प्रकार के केमिकल रिएक्शंस होते हैं। आउटर मेम्ब्रेन के अपोजिट इनर मेम्ब्रेन स्ट्रिक्टली परमिएबल है। यह केवल ऑक्सीजन एटीपी के लिए ही परमिएबल है और यह झिल्ली में मेटाबोलाइट्स के ट्रांसफर को रेगुलर करने में भी मदद करते हैं। इंटरस्पेस मेम्ब्रेन यह माइटोकॉन्ड्रिया के आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच का स्पेस होता है। इसमें सेल्स के साइटोप्लाज्म के समान संरचना होती है। इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में प्रोटीन की मात्रा में अंतर होता है। मैट्रिक्स ये डायग्राम मैट्रिक्स का है, दिख रहा है, इसमें क्रिस्टी भी है। मैट्रिक्स इंटरमेम्ब्रेन मैट्रिक्स नामक फ्लूइड से भरी जगह को घेर लेती है। क्रिस्टी के बीच का स्पेस, जिसे इनर चैम्बर कहा जाता है, जेल लाइक मटेरियल से भरा हुआ होता है, जिसे माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स कहा जाता है। इसमें प्रोटीन, लिपिड, कुछ राइबोसोम्स, आरएनए, 1 या 2 डीएनए मॉलिक्यूल्स और कुछ फाइब्रिल्स क्रिस्टल्स और डेंस ग्रैन्यूल्स होते हैं। क्रिस्टी इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन प्लेट की तरह खुला हुआ स्पेस होता है, जिसे क्रिस्टी कहते हैं। एक्टिव सेल्स में कई क्रिस्टी हो सकते हैं, जबकि इनएक्टिव सेल में केवल कुछ ही हो सकते हैं। क्रिस्टी माइटोकॉन्ड्रिया के इनर स्पेस को बहुत बढ़ा देते हैं। अब हम इसका केमिकल कंपोजिशन देखते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोटीन 65 to 70%, लिपिड 25 to 30%, आरएनए 0.5%, डीएनए 0.1% होता है। फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, तो यहाँ हम माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शंस देखेंगे। इसमें सबसे पहले देखेंगे एटीपी ट्रांसपोर्ट। तो एटीपी ट्रांसपोर्ट सेल्यूलर रेस्पिरेशन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न एटीपी मॉलिक्यूल्स माइटोकॉन्ड्रिया में जमा होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया उन जगह पर कलेक्ट होते हैं जहां एनर्जी की आवश्यकता अधिक होती है। मेम्ब्रेन कंट्रक्शन और माइटोकॉन्ड्रियन के इनर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर में वृद्धि के परिणाम स्वरूप वाटर और एटीपी को निचोड़ा जाता है। यह एटीपी कंसंट्रेशन को कम करने और माइटोकॉन्ड्रियल को आराम देता है। थायराइड हार्मोन थायरोक्सिन माइटोकॉन्ड्रिया के स्वेलिंग का कारण बनता है, जबकि एटीपी कंस्ट्रक्शन लाता है। सेकेंड, लिपिड सिंथेसिस एंजाइम का एक समूह होता है जो फैटी एसिड, ग्लिसरॉल और नाइट्रोजन बेस से लेसिथिन और फास्फेटाइडाइल के सिंथेसिस को नियंत्रित करता है, जो अधिकांश माइटोकॉन्ड्रिया में मौजूद होता है। थर्ड है इलॉन्गेशन ऑफ फैटी एसिड, फैटी एसिड को बढ़ाओ। तो इसमें देखेंगे ममेलियन माइटोकॉन्ड्रिया में एंजाइम का एक समूह होता है जो एसिटाइल CoA से जोड़कर फैटी एसिड का विस्तार करता है और बाद में उत्पादित कीटो एसिड को कम कर देता है। फोर्थ है सेल रेस्पिरेशन। माइटोकॉन्ड्रिया सेल के रेस्पिरेटरी सेंटर्स हैं। सेल रेस्पिरेशन को 4 फेज में डिवाइड किया जाता है: ग्लाइकोलिसिस, ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुविक एसिड साइकिल, क्रेब्स सिट्रिक एसिड साइकिल, ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन। सबसे पहले दिखेंगे ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस का ये पाथवे है।
तो ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज का पायरुविक एसिड में टूटना शामिल है। ग्लूकोज के लिए एंजाइम माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर क्रिस्टल्स में पाए जाते हैं। सेकेंड देखेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड का ऑक्सीडेशन पायरुविक एसिड हाइड्रोजन 2H के एक पेयर के मुक्त होने पर एसिटाइल CoA में डिग्रेडेड हो जाते हैं। थर्ड देखेंगे क्रेब्स एसिड साइकिल। क्रेब्स एसिड साइकिल एसिटाइल CoA सिट्रिक बनाने के लिए ऑक्जेलो एसिटिक एसिड के साथ कंडेंस होता है। कई स्टेप्स के बाद ऑक्जेलो एसिटिक एसिड उत्पन्न होता है। साइकिल के दौरान 4 डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन होती है, जिसमें से प्रत्येक में हाइड्रोजन 2H की एक पेयर मुक्त होती है। क्रेब्स साइकिल के दौरान सबस्ट्रेट लेवल पर एक ATP बनता है। क्रेब्स साइकिल के लिए एंजाइम माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में पाए जाते हैं। फोर्थ देखेंगे ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन। यह देखा गया है कि एरोबिक ग्लाइकोलिसिस पायरुविक एसिड के ऑक्सीडेशन और क्रेब्स साइकिल के दौरान हाइड्रोजन 2H की एक जोड़ी मुक्त होती है। ये हाइड्रोजन जोड़े हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के दौरान पास होते हैं और ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन होता है। ATP के 3 मॉलिक्यूल्स इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉन्स के पर पेयर जनरेट होते हैं और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट के लिए एंजाइम माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में स्थित होते हैं। रेफरेंस पवार CB हिमालय पब्लिशिंग हाउस 3rd एडिशन रीप्रिंट 2000 सेल बायोलॉजी चैप्टर नंबर 22 माइटोकॉन्ड्रिया पेज नंबर 445 to 451 474 to 478। थैंक यू।